अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर 15 जो कहता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम लोगों ने जीन्स और एलील्स जो थे, क्रोमोसोम जो था, वो हमने डिटेल से पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया। बायोलॉजी है ग्रेड 10 का। आज की वीडियो में हम लोग मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस, मेंडल जो था वो उसने किस तरह से इनहेरिटेंस पे काम किया, और इनहेरिटेंस जो विरासत मतलब जो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो मेंडल्स ने इसका बेसिक और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो मेंडल जो था उसने इसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारा वर्क किया था। इसने कुछ लॉज भी पेश किए हुए थे। तो आज हम लोग इसका मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस पर भी कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ग्रीगर मेंडल्स एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, वो एक ऑस्ट्रियन मंक था। मंक मतलब राहिब, हु लिव्ड एंड वर्कड इन अ स्मॉल मोनेस्ट्री, डिस्कवर्ड द फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। उसने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया और इस पर बहुत सारा काम किया था। इन द ईयर 1856 टू 1864 मेंडल परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट। उसने क्या किया, गार्डन पी लिया। गार्डन पी का क्या मतलब है, मटर लिया था अपने बाग से और उस पर एक्सपेरिमेंट्स की। मेंडल्स वाज सर्टनली नॉट द फर्स्ट टू कंडक्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, बट ही वाज फॉर्चुनेट टू हैव selected a relatively simple genetic system for his studies। मेंडल सिर्फ वो, अभी इसका क्या मतलब है कि मेंडल सिर्फ वही साइंटिस्ट या वही बायोलॉजिस्ट नहीं था जिसने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर चुके थे, लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये थी कि इसने कुछ इस तरह से काम किया कि इसको वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इसी तरह से मिल गए कि इसका वर्क जो था वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया और इसके लॉज के लिए इसके लिए एक रास्ता हमवार हुआ। ई एग्जामिन द इनहेरिटेंस relatively well-defined traits and obtained clear-cut results that led to the discovery of several principles of inheritance। तो इसने कुछ अच्छी तरीके से इसको काम के रिजल्ट्स मिल गए और उसके रिजल्ट्स जो थे वो क्लियर कट रिजल्ट्स थे, मतलब रिजल्ट्स बिल्कुल वाज़ेह थे और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी इसी की वजह से वजूद में आ गई। दीज प्रिंसिपल्स आर नाउ दी कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड ग्रीगर मेंडल इज जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसी काम की वजह से ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जबकि ये जो इसने काम किया था वो कॉर्नरस्टोन मतलब बिल्कुल बेसिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स के कंसिडर किए जाते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अभी इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका तरीक़ाकार किया था। मेंडल्स मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड ऑन गार्डन पी प्लांट। उसने मटर के प्लांट पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके मशहूर एक्सपेरिमेंट सही थे। इट वाज अ गुड चॉइस, उसके लिए एक अच्छा चॉइस था, बिकॉज दे आर ईजी टू ग्रो एंड आर फेयरली रेजिस्टेंस टू पेस्ट। इसने ये क्यों किया, क्योंकि ये आसानी से मटर के पौधे जो है ये आसानी से पी के प्लांट जो है वो आसानी से ग्रो करते हैं। और दूसरा रीज़न क्या था, ये पेस्ट मतलब हशरात और कीड़े मकोड़ों को ये रेजिस्टेंस करती है, मतलब पी प्लांट जो होता है वो उस पर हशरात के इतने असरात नहीं होते। पीस आल्सो हैव अ रीजनेबली शॉर्ट जनरेशन टाइम, पीस आसानी से और उसका जनरेशन टाइम जो होता है वो भी कम होता है। तो दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल मतलब क्या है, फ्रॉम सीड टू नेक्स्ट जनरेशन सीड, एक सीड से दूसरी जनरेशन के सीड तक इसके जाने के लिए इसको 3 मंथ्स लगते हैं, मतलब 3 महीनों में इसका प्लांट्स का साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दस द रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कुड बी ऑब्टेन रैपिडली। तो ब्रीडिंग के जो सीड्स है या प्लांट्स है उससे हम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो है वो जल्दी अखज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पी प्लांट्स वर प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेंड्स थे। फॉर एग्जाम्पल Mendel had a pure breeding strain of violet flowered pea that produced violet flowered offspring exclusively when allowed to self pollinate। ये आप लोग देख सकते हैं, रिमूव स्टेमन्स फ्रॉम वायलेट फ्लावर्स। ये वायलेट फ्लावर है हमारे साथ, इसे स्टेमन रिमूव करते हैं। तो वायलेट फ्लावर मतलब हमारे साथ ये बैंगनी कलर का एक इसका पौधा था, तो इसी प्लांट पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता था। एवरी पी प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड नॉर्मली रिप्रोड्यूसेस थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की जाती थी, मेल और फीमेल पार्ट्स इसमें दोनों में मौजूद होती थी। पी प्लांट्स हैव 7 इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। पी प्लांट में 7 एक्सटिंग्विशेबल कैरेक्टर्स, डिस्टिंग्विश मतलब जिसमें हम फ़र्क कर सकते हैं। तो पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पे काम हो सकता था। 7 कैरेक्टर्स क्या थे, सच इज़ राउंड वर्सेस रिंकल्ड सीड्स। राउंड एक हमारे साथ राउंड सीड होते हैं, राउंड सीड का क्या मतलब है, ऐसे राउंड होते हैं। दूसरा हमारे साथ रिंकल मतलब उसमें ऐसे दाग धब्बे होते हैं, ऐसे गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, रिंकल्स, या ऐसी झुर्रियाँ होती हैं। तो अभी शेप यहाँ पे हम लोग वो सारे डिस्कस करेंगे।
तो हमारे साथ सीड्स में राउंड थे, रिंकल थे और पर्पल वर्सेस वाइट फ्लावर थे। एक का फ्लावर पर्पल था, दूसरे का वाइट हो सकता था। इट हेल्प मेंडल्स टू इजीली ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन डिफरेंट करेक्टर्स की वजह से मेंडल्स को आसानी हो गई कि वो क्रॉस करे एमंग प्लांट्स, मतलब इन सारी करेक्टर्स में क्रॉस करे। तो अभी जो पी के प्लांट्स थे उसमें 7 करेक्टर्स क्या क्या थे। सीड के हवाले से अगर देखा जाए तो शेप, पहले शेप डिस्कस करते हैं। तो शेप, एक पी का राउंड हो सकता है, दूसरी का रिंकल हो सकता है, तो ये एक करेक्टर हो सकता है। दूसरा अगर कलर की बात करें तो कुछ सीड्स हमारे साथ येलो होते हैं और कुछ सीड ग्रीन होते हैं। अब अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में कलर्स आ जाते हैं। कलर एक वाइट कलर हो सकता है पी का, दूसरा हमारे साथ वायलेट हो सकता है। फिर पॉट की अगर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पे फॉर्म अगर उसका देखें तो फुल हो सकता है या कंस्ट्रक्टेड हो सकता है। कंस्ट्रक्टेड ऐसे रिंकल टाइप होता है। कलर की अगर बात करें तो ये हमारे साथ इसका ग्रीन कलर हो सकता है, इसका येलो कलर हो सकता है। फिर स्टेम की अगर बात करें तो फ्लावर पोजीशन, यहाँ पे एक्सियल टॉप्स होते हैं। एक्सियल टॉप मतलब एक्सिस पे बिल्कुल टॉप में होते हैं। यहाँ पे टर्मिनल पार्ट्स होते हैं। टर्मिनल पार्ट्स बिल्कुल एजेस पे होते हैं। यहाँ पे हाइट की अगर बात करें तो टाल हो सकते हैं, जबकि शॉर्ट भी हो सकते हैं। शॉर्ट को ड्वार्फ भी कहा जाता है, DWARF उसका स्पेल है, DWARF। इस तरह का वर्ड भी कुछ जगहों में आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे साथ करेक्टर्स थे। फोकसिंग ऑन ओनली वन ट्रेट एट ए टाइम, एक खासियत पे एक टाइम पे वो फोकस करता था। मेंडल्स क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स विद ईच ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्राइट्स एंड एग्जामिन्ड देयर ऑफस्प्रिंग। मेंडल्स ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन की इन सारे करेक्टर्स की एक दूसरे के साथ, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ। और उनको कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट ट्रेड्स। जो कंट्रास्ट क्या होता है कि मुख्तलिफ खासियतें। एग्जामिन, उसने एग्जामिन किए देयर ऑफस्प्रिंग, उसके ऑफस्प्रिंग मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई। ही कॉल्ड द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स, उसने ओरिजिनल को क्या कहा, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स कहा। द पी, उसने बड़े पी से कैपिटल पी से इसको डिनोट किया फॉर पेरेंटल जनरेशन। एंड कॉल्ड दियर फर्स्ट सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर F1, और फर्स्ट सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग को उसने क्या नाम दिया, F1 का नाम दिया फॉर फर्स्ट फीलियल। उसको क्या बोला, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोल लिया। फ्रॉम द वर्ड फेलियस मीनिंग सन, फेलियस ग्रीक वर्ड लेटिन वर्ड है, ये सन से इससे निकाला गया है। तो एक था हमारे साथ पेरेंटल, दूसरा था हमारे साथ फर्स्ट फीलियल। दी F1 ऑफस्प्रिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड्स। तो ऑफस्प्रिंग जो हमारे साथ F1 जनरेशन आ गया वो ऐसे दो पेरेंट्स से था जिसका हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कंट्रास्ट में थे। तो इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन को क्या कहा गया, हाइब्रिड्स कहा गया। मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। मेंडल ने क्या किया, इसमें ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट का क्या मतलब है कि ये टाल वाला प्लांट लिया, इसको ब्रीड किया इस शॉर्ट वाले प्लांट के साथ। इन दोनों की ब्रीडिंग की मेंडल ने। तो इसमें क्या हो गया, ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन द F1 जनरेशन वर टाल। तो F1 जनरेशन जो हमारे साथ आ गया, पी के बाद हमारे साथ जो F1 जनरेशन आ गया उसमें सारे क्या थे, टाल थे। मतलब ड्वार्फ का करेक्टर जो था वो चुप गया, वो रिसेसिव एलील में चला गया। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स ही स्टडीड। दूसरे ट्रेड्स भी जो स्टडी कर रहा था तो उसमें भी इसी तरह का कुछ असर आ गया, इस तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक आ गए। फ़र्ज़ करें अगर इसने राउंड और रिंकल का किया तो अगर राउंड ज़ाहिर हो गया तो इसने कहा कि इसमें इस करेक्टर शो होता है। येलो और ग्रीन का किया तो अगर उसमें ग्रीन ज़ाहिर हो गया तो इसने इसको भी ऑब्जर्व किया। इस तरह से ये डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। उसने कंट्रास्ट में जो ट्रेड्स थे उसको उसने क्या किया, उसको ब्रीड किया और उसके सारे रिजल्ट्स उसने स्टडी किए। The same things happened with the other pairs of traits he studied. All offspring of F1 generation तमाम के always showed just one of the two traits. वो इन दो traits में से कोई भी शो करता था। Mendels called the traits as dominant trait. मेंडल ने इसको क्या कहा, dominant trait कहा। मेंडल ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट्स में, ये बात याद रखिएगा। शेप के हवाले से इन दोनों सीड्स को किया तो जो जाहिर हो गया तो उसको उसने कहा डोमिनेंट है। कलर के हवाले से किया तो जो जाहिर हो गया वो डोमिनेंट में उसने कंक्लूड किया।
फ्लावर में किया तो जो जाहिर हो गया तो उसने कहा कि ये डोमिनेंट करेक्टर है इन द पी प्लांट्स। सो इस तरह उसने डोमिनेंट ट्रेट का नाम दिया बिकॉज इट इज़ डोमिनेटेड फिनोटाइप, क्योंकि ये हमारे साथ फिनोटाइप था और किस तरह का था, डोमिनेटेड था। फिनोटाइप क्या था हमारे साथ, फिनोटाइप में हमने बात की थी कि एक करेक्टर के लिए जो दो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट हो तो उसको फिनोटाइप बोला जाता है, और फिजिकल अपीयरेंस और उसका फिजिकल अपीयरेंस को बोला जाता है। इन द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो ट्रेट आ रहा था वो डोमिनेंट ट्रेट था और उसको फिनोटाइप बोला जाता था। ही कॉल्ड अदर ट्रेट इज़ रेसिसियो। जिस तरह हमारे साथ डोमिनेंट और रेसिसियो एलील की हमने बात की थी, तो इस तरह से जो ट्रेड ज़ाहिर होता था उसको डोमिनेंट ट्रेड बोला जाता था और जो ज़ाहिर नहीं होता था उसको रेसिसियो बोला जाता था बिकॉज इट वाज मास्क्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेड, क्योंकि इसको मास्क किया गया था डोमिनेंट ट्रेड के ज़रिए इन F1 जनरेशन में। तो ये था हमारे साथ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिक्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें हमने बेसिक्स क्या बातें की, इसमें हमने बेसिक्स ये बातें की कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए किस पे, पी प्लांट पे। पी प्लांट को क्यों उसने सेलेक्ट किया, क्योंकि ये पेस्ट को रेजिस्ट करता है और दूसरा कि ये इजीली ग्रो करता है, इसकी ब्रीडिंग टाइम भी कम है, 3 मंथ्स में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें करेक्टर्स भी, कंट्रास्ट के करेक्टर्स भी जो है वो भी इजीली शो होते हैं और उसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंट्रास्ट करेक्टर्स में हमने बात की 7 करेक्टर्स की। 7 करेक्टर्स में हमने शेप, कलर, फ्लावर कलर, सीड कलर, फॉर्ड के हवाले से फॉर्म या कलर सिस्टम के हवाले से फ्लावर पोजीशन या हाइट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस की। फिर हमने बात की कि मेंडल्स ने क्या किया कि कंट्रास्टिंग करेक्टर जो थे इनको क्रॉस किया, इनको क्रॉस ब्रीडिंग की और जो करेक्टर शो हुआ उसको उसने क्या बोला और इस पेरेंट्स को क्या बोला, इसको पेरेंटल जनरेशन बोला। फिर इन दोनों की ब्रीडिंग से जो जनरेशन आ गया उसको F1 बोला, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमारे साथ क्या थे, हाइब्रिड्स थे, इनको फिनोटाइप बोला गया क्योंकि इसमें कुछ करेक्टर जो थे वो जाहिर हो गए और कुछ जो थे चुप गए, क्योंकि इन दोनों की ब्रीडिंग से एक करेक्टर आ जाता है, इन दोनों से एक आ जाता है, तो जो करेक्टर जाहिर होता था उसको मेंडल्स क्या बोलता था, डोमिनेंट ट्रेड बोलता था, जबकि जो करेक्टर जाहिर नहीं होता था तो उसको रिसेसिव ट्रेड बोला गया और इस फर्स्ट जनरेशन को F1 जनरेशन कहा गया। तो ये था हमारे इस टॉपिक का निचोड़। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।